हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 से सोल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पहले से ही। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। और अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो वहाँ पर हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कवर कर दी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको दो वर्ड स्पेशली सुनाई दे रहे हैं, एक है डिप्रेशन और एक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज तो क्लियर हो रहा है, बट व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कम करना होगा तब जाके वो चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो होता क्या है कि जब कोई चीज लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसका एक पॉइंट आता है जिस उस टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस सारा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि वाटर के केस में आप देख सकते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते जाए, मान लीजिए पहले पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर था तो वो लिक्विड स्टेट पे होगा। फिर हमने 10 से 9 किया, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो व्हेन द टेम्परेचर रीच टू 0 डिग्री सेल्सियस देन ऑल द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स इट बिकम्स आइस। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विच टेम्परेचर इज कॉल्ड हियर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो लिक्विड स्टेट में बना होगा, जिसको भी सब्सटेंस को फ्रीज कर रहे हैं, तो उसकी दो स्टेट होंगी ना सर, एक लिक्विड स्टेट होगी, एक सॉलिड स्टेट होगा। तो आप चेक करेंगे कि वेपर प्रेशर जो उसने लिक्विड स्टेट में बनाया, अगर उतना ही वेपर प्रेशर जितना उसका सॉलिड स्टेट में होता है, जब वो प्योर स्टेट में रहा होगा, तो प्योर सॉलिड स्टेट में जब उसका वेपर प्रेशर जितना भी रहा होगा, अगर उतना ही वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का भी बराबर उसके हो जाए, तब उस टेम्परेचर पर हमें उसका क्या मिलता है, फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ solid and liquid state of a substance, the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid state of a substance becomes equal, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर उसी सब्सटेंस का जो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर होगा और जो लिक्विड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर होगा, वो दोनों बराबर हैं जिस टेम्परेचर पर, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चीज पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट पर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट में जो सी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होगा दैट मस्ट बी इक्वल, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड हियर फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर बाहर से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये चीज आपको पता है सभी को। तो व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू आवर प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डिक्रीजेस। अब सोचिए अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज करेगा तो उससे उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने उसमें एनविस डाला प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ वाटर, 1 लीटर वाटर लीजिए और उसके अंदर बाहर से आप मिला दीजिए ग्लूकोज, तो आप देखेंगे ग्लूकोज के मिलाने के बाद अब वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, जो कि उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का, प्योर वाटर का, उसमें फ्रीज नहीं होगा वो। अब वो फ्रीज होगा -1 या -2, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा जाके। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हमने उस वाटर में ग्लूकोज ऐड किया तो उससे उस वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं और फिर इस बात को हम एक ग्राफिकल तरीके से भी समझेंगे। तो लिख सकते हैं, लिखिए साथ साथ ही, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ solution is decreases, vapor pressure of solution is decreases, then its freezing point is also
डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे आप एनवीएस ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, उससे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, और जैसे उसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितना भी कमी आएगी वो अगर हम फाइंड कर लें कि यहाँ पे पहले पानी का, जैसे वाटर का केस लिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस था, अब मान लीजिए वही वाटर -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन -2 डिग्री सेल्सियस। तो दिस -2 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देन लिख सकते हैं दिस decrease in freezing point, this decrease in freezing point of solution having NVS is called depression in freezing point। तो यही जो डिक्रीज हो रहा है, जो कमी आ जा रही है उस एनवीएस के डालने से उस सॉल्यूशन के वेपर फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। चलिए देखिए, तो ये ग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर आइए समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल तरीके से। तो यहां पर हमने टेम्परेचर ले लिया नीचे, और यहां पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया। अब जैसे मैंने बताया था कि कोई भी लिक्विड फ्रीज उस टेम्परेचर पर होगा जब उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर रहा होगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम पहले से ही एक सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसका सॉलिड स्टेट को डिनोट कर रहा है, जो उसकी प्योर सॉलिड स्टेट रहा होगी जब उसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया होगा। तो ये सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। अब सोचिए कि अब हम पहले प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे और उसके बाद उसमें जब एनवीएस मिलाएंगे तब उसकी दोबारा बात करेंगे। तो क्योंकि इस केस में हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आपने पढ़ा था तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, तो वहां पे हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहां पर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो कैसे ग्राफ यहाँ पे चलेगा उसको देखिए आप। तो जैसे मान लीजिए अभी ये हमारा प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं दोनों, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ मैंने बनाया है प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे ये रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घट रहा है और एक ऐसा समय आ रहा है कि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, सॉलिड स्टेट। ये लिक्विड है, अभी प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहा होगा। तो लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करते करते जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो गया, उस टेम्परेचर को अगर आप नीचे जाके मेंशन करें तो वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसलिए यहां पर हमारा पहला सिंबल आ रहा है, देखिए T0F। तो ये जो आप टेम्परेचर नीचे मेंशन करेंगे यहां पर देखिए T0F, तो दिस T0F मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए ध्यान से, जो ऊपर वाला कर्व दिख रहा है आपको, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर डिनोट कर रहा है, और ये उसी प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसको डिनोट कर रहा है। तो जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने बताया था, जब उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर घटकर किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के जो वेपर प्रेशर उसी के बराबर हो गया। तो इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। इसी पॉइंट पर इस प्योर सॉल्वेंट का जो लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर है और जो उसका सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर था वो इक्वल हो गया। तो उसको हमने नीचे मैच किया, तो इस पॉइंट पर हमें इसको क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। अब सोल्यूशन मतलब जब हमने उसमें एनवीएस मिलाया प्योर सॉल्वेंट में, तो अब हमें इतना तो पता है कि जो सोल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहां से अब ये जो मैं कर्व बना रहा हूं ध्यान से देखिए, इसको बना लेता हूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो आप कर्व नीचे वाला कर्व देख रहे हैं, ये वाला कर्व, ये किसके लिए बनाया मैंने, ये मैंने बनाया सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन इन द सेंस कि जब मैंने उसमें एनवीएस मिला दिया तब क्या हुआ, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया प्योर सॉल्वेंट से, और फिर मैंने इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज किया ताकि मैं इसको फ्रीज कर सकूं। तो आप देख रहे हैं इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और इस पॉइंट पे जाकर वो सॉलिड स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर था उसी सब्सटेंस का वो उसके इक्वल हो गया। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को भी जाके नीचे जाके मैच करता हूं यहाँ पे देखिए, तो उससे मुझे अब सोल्यूशन का क्या मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट आपको नीचे मिल रहा है ये वाला, इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे TF। तो एक मैंने पहले बनाया T0F और एक मैंने उसके बाद बनाया TF। तो TF का मतलब यहां पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस, कंटेनिंग
NBS। तो दो सिंबल्स, दो आपके पास टेम्परेचर्स हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहला टेम्परेचर जो था वो फ्रीजिंग पॉइंट आया था वो T0F था, जो कि प्योर सॉल्वेंट का है। और उसके बाद जो हमें बाद में मिल रहा है जो कि कम हो गया, देखिए आप देख सकते हैं कि TF की वैल्यू T0F से कम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो TF होता है, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन का मिलेगा वो T0F से कम होगा, क्योंकि तभी तो डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ये चीज बताई मैंने कि वेपर प्रेशर के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो आपने देखा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उस किससे कम है, प्योर सॉल्वेंट में जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, उससे कम है। और ये जो डिक्रीज अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिक्रीज आप दिख रहा है, ये डिक्रीज आप किसी तरीके से निकाल लें तो इसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF कैसे आएगा, क्योंकि बिकॉज T0F बड़ा है TF से, तो डिक्रीज पता करने के लिए T0F से क्या हटाना पड़ेगा, TF को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम T0F में से TF को माना माइनस करेंगे तो डिक्रीज हमें पता लग जाएगा, जो कि हम यहां पर भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो यहां भी मैंने उसको मेंशन किया कि ये जो डिक्रीज होगा यहां पर, ये डिक्रीज अगर ये फाइंड हो जाए किसी तरीके से, तो दैट इज डेल्टा TF। तो देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा इस मेरी बात की, जब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास NBS आ जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, कि डेल्टा TF को हम मैथमेटिकली, यानी कि उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो हम कैसे ला सकते हैं। तो उसकी जो डेरिवेशन है बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही होगी। तो उसको मैं पूरा डिराइव नहीं करूंगा, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। तो जिस बच्चे को भी डेरिवेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, क्योंकि वहीं से ही सेम लॉजिक लगाऊंगा मैं यहाँ पर भी, और उसी तरह की डेरिवेशन करके भी हम इस बात को साबित करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी जो होता है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बहुत पहले भी इस बात को समझाया कि अगर हमें ये साबित करना है कि कोई भी चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NBS। और उसके लिए हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं किसके, मोलैलिटी के। तो मैं यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे प्रूफ करूंगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। तो उसको जो प्रूफ करने का लॉजिक है वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की डेरिवेशन मैंने करा रखी है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। देखिए चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या बात लिखी है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको याद होगा कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ पर जितना वेपर प्रेशर नीचे जाएगा, है ना, जितना वेपर प्रेशर सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से कम होगा उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब जितना ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ये वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, जितना वेपर प्रेशर नीचे जाएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी नीचे जाएगा। इसलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही कम आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता चला जाएगा। तो इसको चीज को आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम डेल्टा P से डिनोट करेंगे। ये लोअरिंग वेपर प्रेशर वैल्यू ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफिकली। और डेल्टा P कैसा आता है, P0 माइनस PS। P0 का मतलब याद होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो डिक्रीज कितने का हुआ, लोअरिंग कितने का हुआ, तो P0 माइनस PS हो जाता है। इसके लिए आप मेरा RLBP वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो गया K और P0 माइनस PS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने। और उसके बाद P0 माइनस PS की वैल्यू किसके इक्वल होती है, P0 इंटू X2। अब ये कहां से आ गया, ये RLBP के कॉन्सेप्ट से आता है, क्योंकि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू X2 होता है। X2 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ NBS, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 इंटू में X2 हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ से एक्सप्रेशन सभी को। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, डेल्टा TF इक्वल टू आ गया K P0 इंटू में X2। और X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द NBS, तो वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NBS डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर सोल्यूशन हमारा डाइल्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली होता है सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से कम होगी, तो N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू N1 ही हो जाएगा। इसलिए हमने N1 प्लस N2 जगह पे N1 रख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर N1 को रिप्लेस किया W1 बाई N1। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। दिस इज द मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो m1 इसके साथ मैंने लगा दिया k p नॉट और m1 के साथ, तो k p नॉट m1 मैंने एक साथ कर दिया और n2 नीचे w1 आ जाएगा। ये देखिए अब k भी कांस्टेंट था, p नॉट भी कांस्टेंट रहेगा और m1 भी, बिकॉज k तो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी से आया था। p नॉट का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी चेंज नहीं होगा। m1 का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी चेंज नहीं होगा। तो दिस कंप्लीट क्वांटिटी बिकम्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज n2 बाय w1, n2 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि nbs, और डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं दैट बिकम्स मोलैलिटी, तो इसलिए ये मोलैलिटी हो गया। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें, अभी ये तीनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट क्रिएट करेंगे ना, अभी बताऊंगा कि वो कांस्टेंट क्या होगा, बट अभी सपोज करिए कांस्टेंट है, सभी हटा दीजिए। तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दिस इज योर मोलैलिटी n2 बाय w1। तो यहाँ से साबित होता है डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल m इज योर मोलैलिटी। तो अगर हमारा जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, दैट मींस टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इससे साबित होता है कि डीएफ इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। सेम डेरिवेशन है, अगर आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले डेरिवेशन देखा होगा, बिल्कुल वैसे डेरिवेशन चला है, बिल्कुल उसी की तरह मैंने किया है इसको। तभी मैं कह रहा हूँ वो उसको भी देख लेंगे एक बार, तो और ये ज़्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे भी हो जाएगी। तो इसको आप कॉपी करिए। अब इसको थोड़ा सा और इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं और ये समझते हैं कि तीन कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट कौन सा क्रिएट करेंगे। चलिए तो इसको फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। तो आइए यहाँ से अब आगे की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब ये जो तीन कांस्टेंट है ये तो मोलैलिटी है आपका। अब ये तीन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, तो वो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अब उस नया कांस्टेंट को लेकर आऊंगा तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू बनेगा केएफ इंटू स्मॉल एम। ध्यान से देखिए, ये जो केएफ आपको दिख रहा है ना, ये केएफ इन तीनों ही कांस्टेंट को बना के बनाया गया होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू ये तीन कांस्टेंट मिलकर नया कांस्टेंट बन गए केएफ, और n2 बाय w1 तो मोलैलिटी था। और यहाँ से समझ सकते हैं अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा, वो तीन कांस्टेंट से मिला हुआ एक कांस्टेंट होगा, जो कि वहाँ पे मैंने केएफ लिखा हुआ है। तो क्लियर करिए अपने आप को। अब ये केएफ को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, तो केएफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसको यहाँ पर हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो याद रखना इसका एक और नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे याद होगा आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में के भी आया था, दैट इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर केएफ आता है। अब हम केएफ को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम पुट कर देंगे स्मॉल एम की जगह पर 1। अब स्मॉल एम 1 हो जाएगा तो वी हैव 1 मोलर सोल्यूशन। तो अगर हमारे पास एक 1 मोलर सोल्यूशन हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सीधा केएफ के। तो आप केएफ की डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डीएफपी का फुल फॉर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। तो अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन बना लें पहले, और उस 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर जितना भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा उसका, तो वही हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, उससे केएफ की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ से इसका यूनिट वगैरह, इसका यूनिट भी वही रहेगा। अगर आप देखें यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वही सेम यूनिट आएगा जैसे हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आया था केबी का। तो केएफ इक्वल टू यहाँ से आप बताइए क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ अपॉन में स्मॉल एम। तो डेल्टा टीएफ केल्विन में रहेगा, टेम्परेचर है, और स्मॉल एम आपका क्या रहेगा, मोलैलिटी। तो दैट मीन्स मोल पर केजी। तो इसको अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा केल्विन केजी पर। तो दिस इज एज अ यूनिट ऑफ केएफ। तो क्लियर हो रहा है। तो अब हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन आ गया है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है वो हो गया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू में एम। और हाउ कैन यू फाइंड द एम, तो एम कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वही n2 अपॉन में w1 हो जाएगा। और हाउ कैन यू फाइंड n2, तो आप उसके मास को और सॉल्यूट के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नीचे m2 आ जाएगा। w1 अगर हमारा ग्राम में रहेगा तो इंटू में 1000 भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है जैसा आपने डेल्टा टीबी के लिए निकाला था, बस फर्क कितना है कि वहाँ पर के बी था, यहाँ पर के एफ होता है। बाकी सारा जो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है।
और इससे आप देख सकते हैं जो डेल्टा TF होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, M2 के। ठीक है, डेल्टा TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2 मोलर मास ऑफ योर NBS। सिंबल्स वही हैं सारे, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने सारे सिंबल्स के मीनिंग वहाँ पे बता रखे हैं। एक बार फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और KF का मतलब हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 इज अ मास ऑफ योर NBS, M2 इज अ मोलर मास ऑफ योर NBS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड W1 इज योर मास ऑफ योर सॉल्वेंट। इन ग्राम अगर रखेंगे तो 1000 लगाना, अगर आप kg इनपुट करेंगे तो 1000 नहीं आएगा फिर। तो देखिए ये था हमारे लिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने नाम दिया है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, दो एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें इस पर न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, तो उसके हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। तब तक इसको रिवाइज करिए, इसके एक्सप्रेशंस को देखिए, इसके फॉर्मुलेस को देखिए, और नेक्स्ट लेक्चर हमारे साथ जुड़िए जिसमें हम अब बनाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी और बच रही है ऑस्मोटिक। ठीक है, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए, थैंक यू।